फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल की स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ऋग्वैदिक लोक के मूल स्थान कहाँ थे और सबसे महत्वपूर्ण आज के वीडियो में पढ़ेंगे दशराग युद्ध के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। मित्रों, ऋग्वैदिक काल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन मित्रों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, कृपया उसको पहले देखें ताकि आपको आगे जितनी भी वीडियो बनेंगे और जो अभी की वीडियो आप पढ़ेंगे उनको समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक रहेगा, आप उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम मुख्य बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल का जो स्रोत क्या था। जिस प्रकार से हमने सीखा कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या था, उसी प्रकार से आज सीखेंगे ऋग्वैदिक काल के स्रोत क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे आखिर उनका मूल निवास स्थान क्या था। और उसके बाद हम लोग तीसरा जो इसका टॉपिक्स होगा दशराग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं मित्रों। सबसे पहले स्रोत, तो ये जो नाम है ऋग्वैदिक काल, चूँकि ये ऋग्वेद ही इसका मुख्य स्रोत है, तो पहला स्रोत क्या हुआ, ऋग्वेद हुआ। इसीलिए इसी के नाम पर इसका जो नाम भी रखा गया है काल का, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इस काल को अगर देखा जाए तो आप 1500 BC से 1000 BC ऋग्वैदिक काल के अधीन आएगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे विद्वान इस पर भी विवाद करते, क्योंकि कुछ एग्जैक्ट उस समय के इतिहास के बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। अनुमानों के आधार पर कुछ साक्ष्यों के आधार पर, माने अंशतः साक्ष्यों के आधार पर, पूर्ण साक्ष्य नहीं उसको कहा जा सकता। तो ये डेट अभी तक मान्य है। लोग ज़्यादातर विद्वान इस डेट को मानते हैं कि इसका काल जो था 1500 BC से 1000 BC का था। तो चलिए सबसे पहले हम सीखें कि ऋग्वैदिक समय का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ऋग्वेद है। दूसरा क्या है, ऋग्वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। ये इसकी मूल विशेषता है। अगर मृदभांड से अगर आपको पहचानना है, अगर चित्रित धूसर मृदभांड आपको मिल जाए तो इसका मतलब समझिए कि ऋग्वैदिक काल का था। ठीक है, उसके बाद कस्सी के अभिलेख, ठीक है, कस्सी का अभिलेख में यहाँ ऋग्वैदिक काल की चर्चा होता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट अभिलेख है बोगाज कोई या मितन्नी का अभिलेख, इसमें कैसे पता चलता है ऋग्वेद का, तो आप देखिए यहाँ पे दो राजा के बीच में एक संधि स्थापना होता है कि एक हित्ती राजा और दूसरा मित्तानी राजा। इस दोनों का संधि को विटनेस करने के लिए जाता है इंद्र, मरुत, वरुण और नासत्य। तो ये जितने भी आप देवता देख रहे हैं ये सभी ऋग्वैदिक काल के देवता हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बोगाज का अभिलेख का जो है ऋग्वैदिक काल का एक स्रोत है। तो स्रोत को समझ गए। अब समस्या ये है कि ऋग्वैदिक जो काल है वो उसका काल का जो मान के चलिए वो कहाँ उसका मूल स्थान था, ऋग्वैदिक लोगों के मूल स्थान कहाँ थे, वो भी काफ़ी विवादास्पद है। क्योंकि कोई एकदम बिल्कुल लिखा हुआ साक्ष्य या कोई ऐसा पुरातत्व का प्रमाण तो बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उनका मूल स्थान क्या था। तो अलग अलग तर्कों के आधार पर अलग अलग विद्वान ने अलग अलग जो है इनके मूल स्थान के बारे में बताया गया, जो अभी भी विवादास्पद है। तब एक प्रकार से देख लें कि कौन क्या कहता है। जैसे हमारा मूल स्थान के बारे में अगर बात करें, यानी कि हम अब बात करें ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल का अर्थ हुआ आर्य लोग। तो आर्यों का मूल स्थान ले तो बाल गंगाधर तिलक बोलता है कि वो आर्कटिक प्रदेश के थे। उसी प्रकार से मैक्स मूलर जो है उनको मध्य एशिया के क्षेत्र से आए हुए बोलता है कि वो आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, यानी मूल स्थान मध्य एशिया था। दयानंद सरस्वती वहीं आर्यों के मूल स्थान को तिब्बत को मानता है। जीवी रीड जो मानता है बोलता है कि वो बैक्टीरिया के रहने वाले थे पहले आर्य लोग और पुनः भारतीय उपमहाद्वीप में आए। और अगर भारतीय विद्वान की बात करें, ज़्यादातर भारतीय विद्वान आर्यों के जो मूल स्थान है वो भारत में ही माना है। जैसे कि DS त्रिवेदी देविका प्रदेश को मानता है कि आर्यों का मूल स्थान था। ये देविका प्रदेश जो है मुल्तान अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और LD कल्ला कहता है कि ये काश्मीर और हिमालय का जो क्षेत्र है यही आर्यों का मूल स्थान था। उसी प्रकार से डॉक्टर राजबली पांडे कहता है मध्य देश ही आर्यों का मूल स्थान था। तो मित्रों, इन सारे तथ्यों को देखने के बाद आप लोग भी एक निष्कर्ष पर आ गए होंगे कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग तर्क के आधार पर अलग अलग आर्यों के मूल स्थान को इंगित किया गया है। हालांकि इसकी सत्यता और यूँ कहें कि अभी भी खोज जारी है कि इसका जो एग्जैक्ट मूल स्थान
क्या था। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग देख लिए। इसमें से ध्यान सिर्फ इसको रखना है, मैक्स मूलर को रखना है। यहाँ से लोग ज़्यादातर लोग सहमत थे कि जो आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का टॉपिक्स है वो दशराग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल मिलते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा ठीक से देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दशराग युद्ध जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है, पहली बात। दूसरी बात हुआ कि अगर इसका कारण देखें कि आखिर दशराग युद्ध हुआ क्यों था, इसका कारण क्या था कि जो कबीले थे, पुरु कबीले और उसके मित्रगण जो थे, उन लोगों ने ये पुरुषनी नदी की धारा को रोक दिया था, मोड़ लिया था। और इसका कारण क्या था कि सुखाड़ पड़ गया था और पानी की जो समस्या हर जगह व्याप्त हो गया था। ऐसे में इन कबीलों ने, पुरु इत्यादि कबीलों ने क्या किया था, पुरुषनी नदी की धारा को रोक दिया था। और तब जो है उसके पीछे बसने वाले ये जो भरतवंशी तस्सु कबीला, ये जो उसका जो राजा सुदास था, इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था पुरुषनी नदी का। ये लोग नदी के जस्ट ये ऊपरी हिस्सा में होंगे और ये निचले हिस्सा में होंगे। तब ये युद्ध का कारण बना कि पुरुषनी नदी का मार्ग जो है रोक दिया गया, अर्थात पानी को डाइवर्ट कर लिया गया था कि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। पानी का स्कार्सिटी हो गया था उस समय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पुरुषनी नदी। और मित्रों आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा पुरुषनी नदी को अभी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया युद्ध का स्थान। युद्ध का स्थान भी चूंकि पानी रोका गया था पुरुषनी नदी का, तो पुरुषनी नदी पर ही वो युद्ध लड़ा गया, उसी के तट पर युद्ध लड़ा गया। और अगर एरिया को अगर देखा जाए तो अभी का वर्तमान पंजाब एरिया वो था जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। अब वो पंजाब जो कि पाकिस्तान में है। तो मित्रों यहाँ समझने की बात है, पंजाब जो है भारत में भी है और पाकिस्तान में भी अभी है। जब बंटवारा हुआ था तो कुछ क्षेत्र पंजाब पाकिस्तान में और कुछ हिंदुस्तान में। ठीक है, और देखिए ये युद्ध का समय हम लिखे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि प्राचीन भारत के जितने भी समय की बात होगा, ये एग्जैक्ट समय की बात नहीं होता है। कई इतिहासकार यहाँ अलग लिख देंगे। जैसे कि इसी के काल में यदि अगर काल की बात करेंगे, कोई भी प्राचीन जैसे ऋग्वेदिक काल के बारे में ही बात करेंगे, तो ये जो हमने काल लिखा है 1500 BC से 1000 BC, तो कई विद्वान जो है कोई 5000 BC, कोई तो 6000 BC भी इसके काल को निर्धारित करता है। तो काल पर जो आप लोग जो है फोकस नहीं करना है। एटलीस्ट 712 ईस्वी के पहले का काल में यदि अंतर में आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एकदम बिल्कुल जो है साक्ष्य जो कह सकते हैं, जिस साक्ष्य से ही इतिहास लिखा गया वैसा साक्ष्य अवेलेबल नहीं है उस समय का। तो कुछ तर्क और अनुभव पर लिखे गए हैं। तो ये काल था इसका। और उसके बाद हम लोग देखें तो ये युद्ध में जो है कौन लड़ा उसको देख लीजिए। तो युद्ध में जो लड़ा ये सुदास नामक राजा था, भरतवंशी राजा। ये आपको क्वेश्चन में सीधा पूछेगा कि किसके अगेंस्ट में युद्ध लड़ा गया था। तो सुदास के अगेंस्ट में पुरु कबीला और उसके मित्रगण लड़े थे। सुदास जो थे किस वंश का था, भरत वंश का था। अगर पूछे सुदास किस कबीला का था तो वह तस्सु कबीला का था। उसी प्रकार से कौन उसके विरुद्ध में लड़ा था, तो पुरु कबीला के लोग लड़े थे उसके विरुद्ध में और उसके साथ मित्रगण उसके लड़े थे। तो इसमें 10 कबीला टोटल था जो इसका विरोध कर रहा था, मैंने इससे लड़ रहा था। सुदास से 10 कबीला था, तो 5 आर्य कबीला था और 5 अनार्य कबीले थे। लेकिन यह युद्ध अकेले लड़ने के बावजूद भी सुदास जीत गया। और यूं कहे सुदास जीतने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, उसको जो है दिशा निर्देश वशिष्ठ ऋषि दे रहा था, जबकि इन कबीलाओं को दिशा निर्देश जो है विश्वामित्र दे रहा था। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट, विश्वामित्र और वशिष्ठ, यानी सुदास के साथ वशिष्ठ था और पुरु कबीला के साथ विश्वामित्र था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए ये दशराग युद्ध था। और यदि उसका प्रभाव की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण प्रभाव इसके देखे जाते हैं इतिहास में। एक तो ये कि ऋग्वैदिक काल में जो कबीले थे, अब उन सबको लग गया कि सुदास एक भरतवंशी जो कबीला है वो बहुत शक्तिशाली है, तो सारे कबीले को भरतवंशी कबीला के अधीन आ गया। एक पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा बात, जो आज हम लोग जो भारत देश की नाम बात करते हैं, भारत देश का नामकरण, तो संभवतः भारत देश का जो नामकरण हुआ इसी भरतवंशी कबीला के आधार पर हुआ। हालांकि इसके कई और में आपको तर्क मिल जाएंगे, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि भारत का जो नामकरण हुआ इस भरतवंशी कबीला के कारण ही हुआ। तो मित्रों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा।
सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज भर के लिए बस इतना सा है। थैंक यू वेरी मच।